समाज शास्त्र क्या होता है? समाज शास्त्र क्या कह सकते हैं हम समाज शास्त्र को? समाज और दो शब्दों से मिलके हुआ है ये, समाज और दूसरा शास्त्र। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि समाज का विज्ञान या समाज का हम लोग अध्ययन बोल सकते हैं। इसको अंग्रेजी के सोशियो शब्द से लिया हुआ है। सोशियो और लॉजी। सोशियो मीन्स होता है समाज और लॉजी मीन्स होता है शास्त्र, यानी कि समाज का अध्ययन। तो समाज का अध्ययन, समाज का अध्ययन कैसा टाइप होगा? समाज का अध्ययन कैसे टाइप होगा? हम समाज का अध्ययन करेंगे कैसे? आपका वैज्ञानिक। आप लोग जानते हैं कि जैसे हर चीज का होता है कि आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं ना, प्रैक्टिकल, इसमें प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सभी प्रकार के जो तत्व होते हैं, इसमें रासायनिक तत्व होते हैं। हम लोग कहीं पर जाते हैं, देखे होंगे आप लोग वैज्ञानिक लोगों को, भूवैज्ञानिक होता है, साइकोलॉजी होता है, मनोविज्ञान होता है। तो इसी प्रकार ये समाज को एक समाज शास्त्री दार्शनिक थे, उसका नाम था क्या? प्लेटो। प्लेटो ने अपने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था रिपब्लिकन ऑफ सोसाइटी। उस रिपब्लिकन का मतलब क्या होता है? गणतंत्र। हम लोग पढ़ते हैं ना रिपब्लिक डे, तो गणतंत्र होता है ना। इसी प्रकार प्लेटो ने क्या लिखा? एक बुक का नाम लिखा था रिपब्लिक। अब इसमें प्लेटो ने बताया कि समाज में हम लोग किसका किसका अध्ययन करेंगे। आप लोग देखे होंगे कि कोई भी व्यक्ति जब संसार में जब पैदा होता है तो सबसे पहले वह परिवार का भाग होता है। सबसे पहले किसको जानता है? वह अपने माता को, उसके बाद अपने पिता को, उसके बाद वह परिवार में, फिर विद्यालय, फिर हम लोग किसमें जाता है? वह समाज में। और जब वह समाज में होता है तो समाज में जब जाकर वह क्या करता है? सामाजिक परंपराओं को क्या करता है? सीखता है। अब इसमें बहुत सारे दार्शनिक हुए, जैसे कि एक प्लेटो था, उसके बाद आपका दुर्खिम था, इमाइल दुर्खिम, अरस्तु, सुकरात। तो सबसे पहले समाज शास्त्र की उत्पत्ति होती है कहां? आपका जर्मनी। 150 वर्ष पहले, जब 150 वर्ष पहले जर्मनी में क्या होता है? समाज शास्त्र के रूप में किसी विषय को चुना जाता है। अब इस विषय को पहले क्या होता था? आप लोग देखे हैं कि पहले ग्रंथ, हम लोग ग्रंथ लिखते थे, तब वह क्या होता था? ग्रंथ ताड़ के पत्तों में होता था ना। आज जैसे पेज में होता है ऐसा नहीं था, ताड़ के पत्तों में, भोजपत्र में। उसी प्रकार वहां भी जर्मनी में धीरे धीरे क्या हुआ? जब दार्शनिक थे, वह देखा कि कैसे हम समाज को आगे ले जाने के लिए क्या करते हैं? पद्धति। जैसे हम लोगों का होता है ना कि समाज कैसे बनता है। हम जब बचपन में थे तो हमारी जो बात करने की शैली दूसर थी,
फिर हम थोड़ा सा बड़े हुए तो हमारा बात करने की शैली कुछ दूसरा हुआ। हम लोग फिर समाज में आते हैं, तब हमारा बात करने की शैली क्या होती है, बदल जाती है। जब आप छोटे थे तब कैसे बात करते थे ना। उसके बाद जब मिडिल में गए और जब हायर सेकेंडरी, अब महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जाते हैं, तब आपका बात करने की शैली क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। इसको हम लोग समाज शास्त्र में लेते हैं। अब समाज में तो हम पैदा हो गए, विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर लिए, तो जीने की एक होती है, तो एक उम्र आती है, इसमें आप विवाह करेंगे, शादी के बंधन में बंधे, प्रणय बंधन में बनते हैं ना। तो कैसे मुझे परिवार चलाना है, कैसे मुझे अपने नाते संबंधी, आप लोग रिश्तेदारी, नातेदारी, एक होता है ना, समाज में दो लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। तो पुरुष का व्यवहार को दूसरा रहता है, स्त्री का व्यवहार कुछ दूसरा रहता है, देखे है ना। फिर वह अपने माँ से बात कैसे करता है, बच्चों से कैसे बात करता है, फिर धर्म आ जाता है, फिर अपने अपने धर्म है। तो हमारे देश में भी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, महा, है ना, एक बौद्ध है। तो इसमें हर चीज की क्या होती है, अलग अलग रीतियां होती है कि कैसे हमें समाज के दायरे में रह के अपने समाज को आगे करना है। तो समाज शास्त्र में हम क्या करते, जीवन पर्यंत, बचपन से लेकर मृत्यु तक, जैसे हमारे हिंदू समाज में होता है 16 संस्कार होता है ना। जब आप देखेंगे, जब माता के गर्भ में जब बच्चे का आगमन होता है, जब गर्भावस्था होती है, तो माता के जन्म का क्या होता है, संस्कार होता है ना। आप लोग देखे होंगे कि क्या कहते हैं समाज में कि 7 माह में बच्चों के लिए कुछ खिलाते पिलाते हैं माँ को, है ना, कि हमारा बच्चे का संस्कार जात कर्म संस्कार होती है। फिर जब बड़ा होता है तो उपनयन संस्कार होती है, शिक्षा होती है। फिर कैसे हमें बच्चे को समाज में भेजना है, स्कूल भेजना है, ये सभी क्या है, समाज है। तो इसके लिए अनेक विद्वान हुए जिन्होंने विदेश में और भारत में, तो हमारे भारत में भी बहुत सारे समाजशास्त्री हुए। जैसे एक समाजशास्त्री हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, फिर जी.एस. धुर्वे जी थे। उसके बाद आपके समाजशास्त्री एक शर्मा जी थे। अब एक जी.एस. धुर्वे के बाद एक आता है बी.एन. दुबे। उसके बाद आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे, आपके बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने समाज के बारे में क्या दिया, बहुत सारे प्रयास किए कि कैसे हमें समाज को विस्तार पूर्वक आगे ले जाया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले होता है आपका तो समाजशास्त्र के कुछ प्रवर्तक भी थे। जैसे अब प्रवर्तक का मतलब क्या समझते हैं, जो रास्ता दिखाए, कुछ समाज के लिए, कुछ होता है ना किसी के में कि कुछ, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं विशिष्ट योग्यता, तो समाज को कैसे वह पथ प्रदर्शक करे। जैसे हमारे भारत जब स्वतंत्रता पूर्वक महात्मा गांधी का रोल क्या था, अभी तो हम लोग इसको भारत के लिए राष्ट्रपिता का दर्जा दिए हुए हैं ना। तो कुछ होते हैं इसी प्रकार प्रवर्तक हुए, जैसे हम लोग बोल सकते हैं अगस्ट कामटे, इमाइल दुर्खिम, है ना। उसके बाद इसमें हर्बर्ट स्पेंसर और मैक्स मूलर थे। तो कुछ
भारत से बाहर के कुछ वैज्ञानिक थे, प्रवर्तक थे, जिन्होंने समाज शास्त्र को अपने अनुसार रचा। जैसे आप लोग बुक पढ़ते हैं तो अलग अलग राइटर होते हैं, है ना, होते हैं ना, तो इससे पता चलता है कि कौन सा राइटर आपको विस्तार पूर्वक शिक्षा दे रहा है। उस बुक को पढ़ने से क्या होती है, आपके दिमाग में कौन चीज आगे काम करेगी, कौन चीज अच्छे से तैयारी करेगी, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रवर्तक। जैसे देखे हैं प्रार्थना समाज, है ना, एक आता है प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस, है ना, विवेकानंद ने चलाया था ना। तो क्या हुए, हमारे पथ प्रदर्शक है, जो एक रास्ता दिखाए, उसके उस रास्ते में हमें क्या है, चलना पड़ता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रवर्तक बोलते हैं। तो बहुत सारे हमारे प्रवर्तक, इसी प्रकार हमारे भारत में भी कुछ प्रवर्तक हुए, जैसे कि आपके कुछ प्रवर्तक हैं जो भारत के थे, जिन्होंने समाज को कैसे आगे ले जाना, इसके लिए कुछ आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा प्रस्तुत किए कि हमारा समाज कैसे, क्योंकि हमारा समाज कैसा समाज है, हमारा समाज जो भारतीय समाज है वह मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, और क्या है, हम लोग बहुत सारे परिवार एक साथ रहते हैं ना। एक होती है एकल परिवार, अब एक होती है सामूहिक परिवार, जिसमें कई पीढ़ी के लोग क्या होते हैं, आपस में एक साथ रहते हैं ना। इसमें हमें क्या चलती है कि एकल परिवार के कुछ दोष होते हैं, कुछ गुण होते हैं, इसी प्रकार समूह परिवार होता है, उसमें कुछ गुण होते हैं, उसमें कुछ दोष होती है, यानी सभी में 100% क्या होती है, सफलता, या 100% असफलता नहीं होती, कहीं ना कहीं अनबैलेंस होती है, तब समाज चलती है। यदि समाज को आगे ले जाना है तो कहीं पर सभी चीजें अच्छे होंगे तो समाज को सुधार, प्रवर्तक और सुधारक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, है ना। इसमें कुछ बहुत सारे भारतीय और बहुत सारे, जैसे इसमें प्रवर्तक में जीएस धुरिया जी थे, इन्होंने समाज में क्या किया, हमारे भारतीय समाज को बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक समाज समझाया कि संसार में, वर्ल्ड में कहीं आपको समाज को एक विस्तार पूर्वक समझना है तो भारत के गांव में आप जाके क्या करिए, उसका अध्ययन करिए, तो हमें पता चलता है कि भारतीय समाज कितने अच्छे तरह से एक दूसरे से समझौता करके रहते हैं, कि कैसे हमें समाज में जीना, कैसे परिस्थिति के अनुसार कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो इसी प्रकार हम लोग अब इसमें आगे देखते हैं कि समाज कई प्रकार के होते हैं ना, कि समाज में किसका हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोग देखे हैं कि अभी चल रहा है चुनाव का समय, चल रहा है ना, तो हम लोग समाज राजनीति का भी अध्ययन करता है ना। आप लोग देखे हैं कि इसमें जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा है, कि हाँ हम उस जाति के लोग, ये हमारी जाति के हैं, होता है नहीं होता है, तो हम उसको, हम हमारी जाति को हम वोट देंगे,
इसमें भी समाज का अध्ययन हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद अर्थ आर्थिक अध्ययन करते हैं, राजनीतिक तो हो गया, आर्थिक होता है, फिर श्रम का होता है, फिर समाज का भी अध्ययन समाज शास्त्र में करते हैं, फिर लिंग का भी अध्ययन करते हैं, फिर भौगोलिक क्षेत्र का भी अध्ययन करते हैं। देखते हैं ना कि भौगोलिक क्षेत्र में भी अध्ययन करते हैं। फिर क्या करते हैं आपका वन्य जीव में जो वनवास में रहते हैं, जैसे अबूझमाड़ के लोग, वहां भी तो समाज है कि नहीं है। तो यहाँ का भी हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो समाज शास्त्र बहुत व्यापक है। तो इस नाम से हम लोग समाज शास्त्र को कह सकते हैं कि समाज शास्त्र क्या है, एक वैज्ञानिक क्या है, अध्ययन है। समाज, हाँ, तो समाज शास्त्र में हम लोग वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि क्या कहते हैं, समाज में जिस प्रकार विज्ञान में हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना, इससे पता चलता है कि विज्ञान में हम लोग हर चीज की इसमें केमिकल को मिलाया जाता है, कैसे वह इन्फेक्शन करेगा, कैसे वह विस्तार करेगा, कैसे हम लोग विकास कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग समाज को समाज शास्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि कैसे हम लोग, एक सीरियल बाय सीरियल होता है, एक के बाद क्रमानुसार होता है कि कैसे समाज को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग जन्म से मृत्यु तक क्या अध्ययन करते हैं। वह भी कैसे, वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से। जैसे आप लोग देखे हैं कि हमारे हिंदू समाज में 16 संस्कार होती है। ये 16 संस्कार जन्म से लेके मृत्यु तक क्या होती है, चलती है। इसे हम लोग बोलते हैं संस्कार। तो देखिए इसमें बहुत सारे अपने अपने आइडिया, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसको हम लोग आगे विस्तार से देखते हैं। जैसे अगस्ट काम्टे ने जो 1798 से तिरपन तक, अब इसका जन्म कहां हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। अगस्ट काम्टे का मानना था कि समाज एक क्या है, व्यापक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करता है। समाज के अनुसार हम क्या करते हैं समाज में। तो अगस्ट काम्टे एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी थे। और समाज में अस्थिरता, जब समाज में अस्थिरता होती है तो कोई न कोई समाज को आगे ले जाने के लिए क्या करता है, आगे आता है। इसी प्रकार अगस्ट काम्टे ने जी भी समाज को आगे ले जाने के लिए कुछ अपना समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब इस पे काम्टे ने इसका अपने बुक सोशियोलॉजी, अपने बुक में सोशियोलॉजी में अगस्ट काम्टे जी ने बताया कि समाज का अध्ययन एक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अध्ययन करना है। तो इसमें वह इसके कई बुक है, जैसे कि आपका पॉजिटिव फिलॉसफी,
पॉजिटिव फिलोसॉफी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक और फिलोसॉफी का मतलब होता है मनोविज्ञान, या इसको हम लोग मानव विज्ञान भी कह सकते हैं। इसमें हम समाज के क्या करते हैं? सकारात्मक अध्ययन करते हैं इस बुक में। इसके बाद है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब होता है कि एक धर्म में मानव का अध्ययन। उसके बाद इसमें कार्ल मार्क्स आते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया था, मार्क्सवादी सिद्धांत। साम्य विचारधारा के थे। वह जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स जर्मनी। इन्होंने साम्यवादी विचारधारा का पुरजोर समर्थन किया था। साम्यवादी विचारधारा का मतलब होता है इसमें जो अमीरों के पास जो अधिक संपत्ति है उसे उनसे छीनकर सभी जो गरीब तबके हैं सबको समान रूप से उस धन को क्या कर दिया जाए? धन को बांट दिया जाए। इससे समाज में क्या होगी? साम्यता आ जाएगी। यानी कि सभी समाज में ना तो अमीर वर्ग रहेगा ना गरीब वर्ग रहेगा तो केवल समान वर्ग रहेगा, यानी कि सभी का हक रहे। सरकार जैसे हमारे यहाँ क्या है? गणतंत्र है। तो सरकार जो पैसा टैक्स से, जीएसटी से, आय से, आयकर से जितने भी पैसा एकत्र करती है तो सरकार क्या करती है? उस पैसे को बड़ी बड़ी योजनाओं में क्या करती है? लगाती है और देश का विकास करती है। परंतु साम्यवादी कार्ल मार्क्स के अनुसार सरकार चलाने का दायित्व क्या था कि समाज के बीच से व्यक्ति क्या किए रे? आगे बढ़े। समाज के ही व्यक्ति सरकार में जाए और समाज के जो आवश्यकताएं हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर वह चहुमुखी विकास करे। तो ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था। तो सफल साम्यवादी क्रांति को जन्म दिया मार्क्स। तो वह उग्रवादी थे। मार्क्स क्या करते थे? वह जैसे हम लोग बोलते हैं अचानक से उग्रवादी। जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी क्या होता है, जब आप क्रोध में रहते हैं तो कुछ कभी कभी अच्छा काम करते हैं और दूसरा होता है एक बुरा काम करते हैं ना। इससे क्या होता है कि जो कार्ल मार्क्स थे वह साम्यवादी विचारधारा थे, वह भी उग्रवादी थे कि समाज में परिवर्तन लाना है तो एक झटके में लाना है कि कैसे हम लोग समाज क्या कर सके, एक झटके में सुधार सके। उसके बाद आपका आता है हर्बर्ट स्पेंसर। इसमें भी जर्मन आइडियोलॉजी, द फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी। अब आता है हर्बर्ट स्पेंसर। ये भी एक समाजशास्त्री थे। इसका जन्म कहां हुआ था? इंग्लैंड में। इन्होंने समाज को क्या किया? उनके दर्शन शास्त्र,
वो भी एक फिलोसॉफी के टॉपर थे। उन्होंने समाज के जो गरीब तबके और जो अमीर तबकों के बीच में क्या किया, अंतर को देखे कि कैसे समाज का विकास किया जाए, कैसे समाज में जो निम्न वर्ग के व्यक्ति है उसे कैसे उठाया जाए और उसको अमीर के साथ समतुल्य किया जाए। इसके लिए क्या किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी एक सिद्धांत दिया, उद विकास का सिद्धांत। अब उद्विकास का सिद्धांत होता क्या है? उद्विकास का मतलब है कि निरंतर धीरे 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 क्या होती है, विकास होती है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं जब छोटे थे, जैसे होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इसी प्रकार उद्विकास होता है। आप लोग जानते हैं कि उद्विकास का मतलब है कि एक समय में धीरे धीरे उसका विकास होना। जैसे आप वंशानुक्रमण विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, किसी भी का एक क्रम में विकास होना ही क्या होता है, उद्विकास होता है। इसके बाद आप कुछ पुस्तकें भी लिखी थी जिसमें है सोशल स्टैटिक्स, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, द मैन वर्सेस द स्टेट। अब होता है इमाइल दुर्खिम। तो इमाइल दुर्खिम भी कहाँ के थे, जर्मन के थे, जर्मनी। ये भी एक समाजशास्त्र के प्रवर्तक पिता के रूप में जाने जाते हैं, इमाइल दुर्खिम को। तो इन्होंने समाज को तो इमाइल दुर्खिम बताते हैं कि समाज का विकास घटना के अनुसार से होता है। समाज को यदि आगे ले जाना है तो सबसे पहले हमें समाज को क्या करना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना है। तो वह इमाइल दुर्खिम बताता है कि हम क्या करेंगे, लिंग का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है आपका क्या, लिंग के बाद एक होता है श्रम विभाजन। सामाजिक स्थिरता, इससे क्या पता चलता है। और सामाजिक स्थिरता के बाद आता है आपका क्या, एक कानून। तो इमाम दुर्खिम बोलते हैं कि यदि समाज को आगे ले जाना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिंग को हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ कोई प्रकार एक लड़की लड़का में क्या होना नहीं चाहिए, असमानता नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। उसके बाद आपका श्रम विभाजन, जैसे जिसकी योग्यता है उसी के अनुसार उसका क्या करना चाहिए, श्रम का विभाजन करना चाहिए। कि जैसे कोई कारखाना में है और यहाँ 100 व्यक्ति का क्या है, कार्य है, और यदि हम उसमें कहीं उसमें 50 व्यक्ति का क्या करें, काम कर रहे, तो ये बताइए मुझे कि क्या यहाँ पर श्रम विभाजन सही रूप से हो रहा है कि गलत रूप से हो रहा है।
गलत रूप से हो रहा है ना। यहाँ क्या कि 100 की जरूरत है और यहाँ आप क्या कर रहे हैं, 50 व्यक्ति में क्या कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। तो श्रम का विभाजन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो श्रम को विभाजन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ 100 व्यक्ति की जनसंख्या का काम करने की जरूरत है तो 100 व्यक्ति ही लगाना पड़ेगा। अब सामाजिक स्थिरता का मतलब होता है कि समाज का स्थिरपन यानी कि स्थायी। तो समाज में यदि सभी के साथ भाईचारा देखे होंगे, समाज में बड़ों का आदर होता है, समाज में जिसकी भी स्थिति होती है, ऊंचे वर्ग का, निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, उच्च वर्ग में आप देखे हैं कि वर्ग होता है, निम्न वर्ग का मतलब ये है कि जो श्रमिक वर्ग है, उच्च वर्ग में अधिकारियों को होता है। तो सबके एक अलग अलग कार्य करने का ढंग होता है। तो समाज को बैलेंस करना है तो इन सभी में हमें क्या करना पड़ेगा, समाज को एक स्थिरता प्रदान करनी पड़ेगी कि यहाँ पर कहीं भी हमें क्या नहीं होना चाहिए, अस्थिर नहीं होना चाहिए। समाज को आगे ले जाना है तो सबसे पहले हमें समाज में स्थिरता लाने के लिए समाज को एक डायरेक्शन में आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ लिंग भेद नहीं होना चाहिए, इस लड़की लड़का एक समान हो, पुरुष में जहां जरूरत है वहां पर स्त्री भी कर सकती काम को, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके बाद आपका कानून आ जाता है। तो कानून कैसी होनी चाहिए, कानून सबके लिए समान होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अमीर घर का है और कहीं गलत काम करने के बाद क्या करता है, वह गलत काम करने के बाद ही बच जाता है, और एक गरीब लड़का क्या होता है, गलत काम ना करने के बाद भी वह क्या करता है, वह जेल में कैद होता है। इसमें कानून व्यवस्था क्या होती है, वह व्यक्ति जो बिना कुछ किए यदि वह कैद में जाता है और सजा पाता है तो सबसे पहले वह समाज का क्या करता है, बहिष्कार करता है। और एक अमीर व्यक्ति क्या करता है, समाज में गलत काम करने के बाद भी बाहर स्वतंत्र रूप से क्या करता है, घूमता रहता है। इससे पता चलता है यदि कानून को सबके लिए समान रखना पड़ेगा तो क्या होता है, समान जब कानून समान होगी तो इसमें वर्ग संघर्ष की भावना उत्पन्न नहीं होगी, समाज अस्थिर नहीं होगा, लिंग में समानता असमानता नहीं आएगी। ये इमाइल दुर्खिम ने भी कुछ दिए हैं। अब कल आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर आगे करेंगे। थैंक यू।